नमस्कार। आज हम अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों के विषय में पढ़ेंगे। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बिंदी कहाँ पर लगेगी और चंद्र बिंदु जो है वो कहाँ पर लगेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये जो कन्फ्यूजन है वो ज़रूर दूर हो जाएगी। सबसे पहले आते हैं अनुस्वार पर, ठीक है, जिसके संकेत के रूप में हम क्या लिखते हैं, अंग की बिंदी जो है उसके लिए अनुस्वार जो है उसे अनुस्वार जो है वो कहा जाता है। तो स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ, इनकी सिंपल डेफिनेशन अगर हम बोलें तो हम कहते हैं कि स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ जो हैं वे अनुस्वार कहलाती हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु जो है केवल नासिका से निकलती है उन्हें हम लोग अनुस्वार कहते हैं। मूल रूप से अनुस्वार कहाँ प्रयुक्त होते हैं? संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होते हैं। जैसे संस्कृत में हम कहते हैं चंद्र, तो अगर हम संस्कृत में चंद्र लिखेंगे तो क्या होगा, उसमें बिंदी आएगी। ठीक है, ये हो गया चंद्र। जैसे एग्जांपल हम दे रही हूँ आपको, चंद्र अगर हम संस्कृत में लिखेंगे तो ये बिंदी का प्रयोग होगा। और इसी को हम जब हिंदी में चंद्र से ये चांद बना दिया तो ये क्या हो जाता है, ये चांद लिखेंगे तो ऊपर चंद्र बिंदु आ जाता है। तो मूल रूप से नासिक की ध्वनियाँ जो हैं वो संस्कृत से में जो है वो प्रयुक्त होती हैं। दूसरी बात जो हमें ध्यान में देने लायक है वो ये है कि जिस भी व्यंजन से पहले ये आते हैं उसी वर्ग के पंचम वर्ण के रूप में ये बोले भी जाते हैं। ठीक है, कि इनकी पहचान क्या है कि जिस भी व्यंजन से पहले ये आते हैं उसी वर्ग के पांचवें वर्ण के रूप में बोले जाते हैं। अब जैसे अगर हम कवर्ग ले लेते हैं, क ख ग घ ड़, तो ठीक है, ये है क ख ग घ ड़, इसे हम कवर्ग कहते हैं। यानी कि इस वर्ग का कोई भी अक्षर अगर आता है तो वो कवर्ग का कहलाएगा। और उसका पंचम वर्ण हमारे पास क्या आ गया, अंगे। तो इसका एक एग्जांपल देखिए, एक उदाहरण दिखाती हूँ आपको। जैसे हम लिखेंगे कंगना, तो यहाँ पर अंग का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन अगर हम इसे अलग करके देखना चाहें कि यहाँ पर अंग जो है वो किसका द्योतक है, तो हम इसको अलग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कंगना क अंग ग ना, कंगना। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ डेफिनेशन में क्या लिया कि जिस व्यंजन से पहले ये आते हैं उसी वर्ग के पंचम वर्ण के रूप में ये बोले जाते हैं। तो ये कवर्ग का अक्षर है, क्योंकि ग जो है, यहाँ पर हम ग देखेंगे कि अनुस्वार के बाद का जो वर्ण है, जो व्यंजन है वो कौन से वर्ग का है, तो ग जो है वो कवर्ग का है। और इसका पांचवा वर्ण हमारे पास क्या है, अंगे, तो क ग ना। इसी तरीके से एक और उदाहरण देखिए, नेक्स्ट वर्ग हमारा आता है च छ ज झ न, चवर्ग आता है। तो चवर्ग से हम एक अक्षर लेंगे चंचल, चंचल। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेकंड वाला जो देखिए हम अनुस्वार के बाद वाला जो व्यंजन है हमारा चवर्ग से है। तो चवर्ग का पांचवा जो वर्ण हम देखेंगे अण, तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे च च ग, इसको इस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आएगा क्योंकि ये चवर्ग का पंचम वर्ण है। नेक्स्ट है टवर्ग, ट ठ ड ढ अण, यहाँ पर अण जो है ये पांचवा वर्ण है हमारा। तो हमने लिया शब्द ठंडी या ठंडा, तो ठंडा, ड भी इसी वर्ग का है, तो ड जो है इसका पंचम वर्ण क्या आ गया, अण। तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये वाला अण आ जाता है इसमें, ठंडी जब लिखेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं त थ द ध न। अब इससे हमने एक अक्षर लिया, एक शब्द लिया हमने, दंत। तो यहाँ पर त है, तवर्ग है, तवर्ग का पांचवा वर्ण हम देखेंगे तो क्या है, न है हमारे पास, तो ये बन जाएगा दंत। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये बन गया हमारे पास दंत। फिर है प फ ब भ म, पवर्ग है हमारा। यहाँ पर हमने शब्द लिया कंप, प है। ठीक है, अब इसका पांचवा वर्ण क्या है, 1 2 3 4 5, पांचवा वर्ण हमारे पास म है, तो इसको भी जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क आधा म और प, ये बन जाएगा हमारे पास कंप। तो इस तरीके से आपको पता चला बच्चों कि यहाँ पर क्या है कि जो भी व्यंजन से पहले जो ये इसमें जिस व्यंजन से पहले भी अनुस्वार आते हैं उसी वर्ग के पांचवें वर्ण के रूप में ये बोले जाते हैं। नेक्स्ट है य र ल व। अब यहाँ पर पांचवा वर्ण देखिए कुछ भी नहीं है, श श स ह भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग जो है म का ही प्रयोग जो है इनके लिए करते हैं। इनमें से कोई भी हमें अक्षर बनाना पड़ जाता है, जैसे कि, तो हम लोग यहाँ पर म का ही प्रयोग लेते हैं। इसे म के
साथ ही हम लोग जो है वो जोड़ते हैं। जैसे कि एक आपको एग्जांपल बता देती हूँ मैं। हम लोग लिखेंगे संयम, संयम, ठीक है। तो यहाँ पर य आया हमारे पास। अब इसका पंचम वर्ण कुछ भी नहीं है, तो इसको हम म के रूप में ही लेंगे। तो इसको हम आधा म ही लिखेंगे। इसको अगर हम अलग करेंगे स म यम, तो ये हमारा इस तरीके से बन जाता है संयम। तो ये है हमारे अनुस्वार। अब आ जाइए अनुनासिक पर। अनुनासिक क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु जो है वो नाक और मुख दोनों से निकलती है, उन्हें हम लोग अनुनासिक ध्वनियाँ कहते हैं। ये मूल रूप से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, और हिंदी में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि दोनों का ही प्रयोग होता है। चंद्र बिंदु का भी प्रयोग होता है और कहीं कहीं बिंदी का भी प्रयोग होता है। अब कहाँ कहाँ होता है ये ध्यान देने योग्य बात है कि जिन स्वरों की मात्रा जो है वो शिरोरेखा से ऊपर लगी होती है, वहाँ पर प्रयुक्त होता है अनुस्वार, यानी कि हम वहाँ पर बिंदी का प्रयोग करते हैं उन अक्षरों में जहाँ पर स्वरों की मात्रा जो है वो शिरोरेखा से ऊपर लगी होती है। अब ये शिरोरेखा है और ये इसके ऊपर मात्रा है। स्वरों हमने लिखा तो ये बिंदी आई, क्योंकि यहाँ चंद्र बिंदु के लिए हमारे पास स्थान ही नहीं है। छोटे बच्चों को हम इस तरीके से बता सकते हैं कि चंद्र बिंदु के लिए हमारे पास स्थान नहीं है, इसलिए इसे एक सिंपल बिंदु के रूप में भी दिखाया जाता है। और चंद्र बिंदु का प्रयोग हम कब करते हैं? अंक की मात्रा के लिए तब करते हैं जब शिरोरेखा से नीचे वाली मात्राएं जो हैं प्रयोग में लाई जाती हैं। चंद्र बिंदु का प्रयोग अंक की मात्रा के लिए शिरोरेखा से नीचे वाली मात्राओं के साथ में होता है। अब देखो, जिन स्वरों की मात्रा शिरोरेखा से ऊपर लगी होती है, जैसे हमने एक एग्जांपल बनाया मैं, तो यहाँ ये शिरोरेखा आ गई, इसके दोनों तरफ हमारे पास मात्रा है, तो हमने यहाँ पर बिंदी के रूप में लगाया। क्यों लिखेंगे? यहाँ पर भी शिरोरेखा के ऊपर हमारे पास मात्रा है, तो यहाँ पर हमने बिंदी का प्रयोग किया। लेकिन चंद्र बिंदु जो है उसका प्रयोग अंक की मात्रा के लिए शिरोरेखा से नीचे आने वाली मात्राओं के साथ होता है। जैसे मुँह, अब यहाँ पर मात्रा नीचे लगी है ऊ की, तो हमने यहाँ पर ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर जगह खाली है हमारे पास। आँख, यहाँ पर भी आ की मात्रा जो है वो नीचे लगी है, इसलिए ऊपर यहाँ पर चंद्र बिंदु हमने लगा दिया है। तो ये मूल रूप से अंतर था अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों के बीच में। उम्मीद है आपको ये अब क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। थैंक यू।